आज की इस आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे फेमिलियर हिस्ट्रीज प्रोफेशनल ग्राफ लाइक इंटेंड इन द सर्विस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में बहुत ही एक कंसर्निंग मुद्दा उठाया गया है कि जो लोग या जिनके फैमिली बैकग्राउंड ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं उन लोगों की जो प्रोफेशनल लाइफ है यानी जो प्रोफेशनल एडवांटेज उनको किस तरीके से मिलता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि खासकर हम लोग जो बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं उस सेंस में कि यहाँ पे बात किया जा रहा है कि किस तरह से अगर किसी घर में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं या जस्टिस भी रहे हैं तो उनको किस तरीके से प्रोफेशनल लाइफ में एडवांटेज मिले हैं। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं बॉलीवुड में भी किस तरीके से अन्ना पांडे का केस काफी फेमस था। उनके पिताजी जो है चंकी पांडे वो जो है बॉलीवुड ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखना आपको यहाँ दो फोटो दिख रही होंगी और इन दो फोटो में से आपको एक तो पता ही होगा कि डीवाई चंद्रचूड़ है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं 9 नवंबर को ये जो है पदभार ग्रहण करेंगे। और दूसरे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बन सकती हैं वो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी 2027 में और ये हैं नागरत्ना जी, बीबी नागरत्ना जी। ये अभी जो है जस्टिस हैं यानी जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात किया गया कि जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं इनके पिता जो है वाई चंद्रचूड़ ये भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सर्व कर चुके हैं। ये 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और इवन यंगेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे इंडिया के। और इनका जो कार्यकाल भी लॉन्गेस्ट रहा है यानी वाई चंद्रचूड़ का जो कार्यकाल रहा है यानी यशवंत बिष्णु चंद्रचूड़ का जो 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो यंगेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस हाईएस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज मिला है। दूसरा बात किया गया है कि जो बीबी नागरत्ना जी हैं, बीबी नागरत्ना जी के जो पिताजी थे देखिए यहाँ पे इनके पिताजी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ईएस वेंकटरमैया रहे हैं और ईएस वेंकटरमैया जो है ये भी चीफ जस्टिस रहे हैं। तो इसका एडवांटेज कहीं ना कहीं इनकी बेटी को मिला है। उसके बाद यहाँ पे हम और भी चीज़ों को बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी जो हमारे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं वो हैं संजीव खन्ना जी। और संजीव खन्ना जी जो नेफ्यू हैं ये जस्टिस एचआर खन्ना के। और जस्टिस एचआर खन्ना का केस सबको पता है कि एडीएम जबलपुर का केस जब आया था या एडीएम जबलपुर का केस जो है वो इमरजेंसी के दौरान आया था। और इमरजेंसी के दौरान जब ये केस आया था ये पर्सनल लिबर्टी को लेकर था और उसमें जो है जस्टिस एचआर खन्ना ही थे जो गवर्नमेंट अगेंस्ट गए। उन्होंने अपना डिसेंट उस जजमेंट में दिया कि नहीं हम जो है ये गलत है, पर्सनल लिबर्टी अपहोल्ड होनी चाहिए। तो एचआर खन्ना जी की इवन उनसे जो जूनियर लोग थे उनको जो उठा के इंदिरा गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में जज निकल दिया था। तो उनके जो ये भतीजे हैं संजीव खन्ना जी वो अगले 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। तो इससे आप देख सकते हैं कि लगातार नेफ्यू लोग जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते जा रहे हैं या बेटी बनती जा रही है। तो ये काफी कंसर्निंग चीज है कि एक लिमिटेड फैमिली के एक लिमिटेड कंपटीशन जो है उनको फेस करना पड़ रहा है, जबकि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी 140 करोड़ की आबादी में मुश्किल से 200 फैमिली जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनना है, चीफ जस्टिस बनना है। तो ये एक निश्चित रूप से कंसर्निंग है। उसमें भी अगर आप देखिएगा एक पैटर्न है कि इसमें भी एक पर्टिकुलर सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन भी आप नहीं बोलते, पर्टिकुलर फैमिली से लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जज बनना है, जो कि और भी कंसर्निंग है। मतलब 140 करोड़ आबादी में सिर्फ 200 लोग ही एलिजिबल हो पा रहे हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जज बन सकते हैं। मतलब काफी ज्यादा खराब और अनडेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एक तरीके से देखा जाए ये है। उसके बाद आप यहाँ देखिए अंकल नेफ्यू ड्यू। तो देखो यहाँ पे बताइए कि जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एच जे कानिया जी। तो एच जे कानिया जी जो थे उनके 40 साल बाद, ठीक है, वो जो सर के उसके 40 साल बाद जस्टिस एम एच कानिया वो 23rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने फ्रॉम समर 1991 टू नवंबर 1992। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले उनके चाचा जो सर के एच जे कानिया और उसके बाद उनका भतीजा एम एच कानिया। उसका फिर और है अनदर अंकल नेफ्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कुड बी फाउंड इन 21st चीफ जस्टिस रंगनाथन मिश्रा। ठीक है, रंगनाथन मिश्रा ये भी जो है इनके चाचा भी जो है वो थे जज थे सुप्रीम कोर्ट में। एंड द 45th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी भी। दीपक मिश्रा जी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहे हैं, अभी काफी ज्यादा लोग भाजपा की बड़ाई करते हैं। फिर कॉम्बिनेशन जस्टिस बीपी सिन्हा, जस्टिस बीपी सिंह। जस्टिस सिन्हा वाज द 6th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हाइल जस्टिस सिंह सर्व्ड एज द जज बिटवीन दिसंबर 2001 और 2027। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो बीन द फादर सर्व एज जज व्हाइल इयर्स लाटर द सन बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब बाप बेटे भी यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है या जज बनना है। जैसे जस्टिस पीएन भगवती। तो पीएन भगवती जी के बारे में एक चीज तो आपको पता ही होगा कि पीएन भगवती जी को इंडिया में पीआईएल का एक तरीके से फादर माना जाता है। यानी पीआईएल सबको पता ही होगा, पीआईएल होता है, पीआईएल के बारे में आप सबको पता ही होगा कि जो है पीआई लोग फाइल करते हैं जब बहुत ज्यादा एक कम्युनिटी विशेष को लेकर कंसर्न होता है। और उसको जो है इन्होंने जस्टिस भगवती जो पीएन भगवती जो है उसके लिए काफी ज्यादा फ्रंट रनर माने जाते हैं इंडिया में। इवन इनको कई बार फादर ऑफ पीआई इंडिया में कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बताया गया कि पीएन भगवती हेल्ड फॉर चैंपियनिंग एक्सेस टू जस्टिस टू पीपल डिनाइड बेसिक ह्यूमन राइट। तो यहाँ पे दिया भी गया है ही वाज द 17th चीफ जस्टिस इंडिया। 16 कौन थे? 16 थे हमारे वाई बी चंद्रचूड़ और जो है 17th हो गए जस्टिस पीएन भगवती। और पीएन भगवती का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सर्व कर चुके हैं। हिज फादर जस्टिस एनएच भगवती सर्व एज द जज फॉर 7 ईयर बिटवीन 1952 टू 1959। तो एनएच भगवती भी आप देख सकते हैं 7 साल इन्होंने मतलब सर्विस दी है। तो अगर आप देखिएगा तो अगर सबसे हाईएस्ट जो है किसने सर्व किया वाई पी चंद्रचूड़ ने। और उसके बाद अगर आप देखिए एनएच भगवती जी ने और इनके बेटे पीएन भगवती ये जो है चीफ जस्टिस बने इंडिया के। तो यहाँ भी बाप बेटे वाला चल रहा है चक्कर। द सुप्रीम कोर्ट फर्दर विटनेस द फादर इन दिस केस जस्टिस के एस हेगड़े superseded for chief justice ship. His son justice N Santosh Hegde became a supreme court judge year later. The elder judge resigned with justice JM Seetal and N Grover after they were persuaded. All were part of majority opinion on 13 judge bench which uphold the inviolability of basic structure of constitution in the historic केशवानंद भारती जजमेंट। तो केशवानंद भारती जजमेंट सबको पता है 1973 में हुआ था, 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। और ये सबको पता है कि इसमें जो है 13 जजों की बेंच थी जो इंडिया में अब तक हाईएस्ट जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रही है। और उसी में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया है। देखो इसी बात को लेके थोड़े दिन पहले एक और आर्टिकल आया था जिसमें हमारे लॉ मिनिस्टर जो है किरण रिजिजू ने कहा था इट्स गवर्नमेंट जॉब टू अपॉइंट जज श्री किरण रिजिजू। और इन्हीं सारी पॉइंट को इन्होंने यहाँ पे कहा था कि अगर देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर जो है सुप्रीम कोर्ट या जो है अगर वो जो एस्ट्रे में गया तो उसको कौन नियंत्रण में करेगा। देयर इज नो मैकेनिज्म टू कंट्रोल द जुडिशरी इफ इट गोज एस्ट्रे। ठीक है, अगर ये निरंकुश हुआ तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। तो इसी बात को इन्होंने बोला था और आज फिर वही आर्टिकल आया है। और इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ बोली थी कि ज़्यादातर जो जज हैं
वो इस बात में समय बिताते हैं कि किसको अपॉइंट दो दो यहाँ थर्ड एज लॉ मिनिस्टर आई हैव ऑब्जर्व दैट हाफ ऑफ टाइम एंड माइंड्स ऑफ जज आर प्रीऑक्युपाइड विद डिसाइडिंग हु विल द नेक्स्ट जज देयर प्राइमरी वर्क इज टू गिव जस्टिस व्हिच सफर ड्यू टू दिस प्रैक्टिस। एक बात और इन्होंने बोली थी, सेकंड थिंग नो वेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया देयर इज प्रैक्टिस दैट जज अपॉइंट देयर ब्रदर एज जज। तो यहाँ पे इन्होंने किरण रिजिजू ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था, इस बात को बोला था कि अपने ही भाई को कौन नियुक्ति पत्र देता है, मतलब भाई भाई को नियुक्ति पत्र दे रहा है, ऐसा हो रहा है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में या हाई कोर्ट ऑफ इंडिया में हो रहा है। तो इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं, सॉरी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं होता, हाई कोर्ट ऑफ स्टेट होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो कोलिजियम सिस्टम उसमें किस तरीके से भाई भतीजावाद या परिवारवाद किस तरीके से घुसा हुआ है। एक तरीके से आप इसको अनडेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, काफी ज्यादा अनडेमोक्रेटिक अनरिप्रेजेंटेटिव है, एक जो है बहुत ही छोटे सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और मेजर चीजों पर डिसीजन लेता है। तो अब यहाँ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात की है, तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो अगर कल कोई पूछे कि सुप्रीम कोर्ट जज को कौन अपॉइंट करता है तो वो प्रेसिडेंट करते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। तो यहाँ पे शुरू में कंसल्टेशन वर्ड बोला गया है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, द अदर जज आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस एंड सच अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। ठीक है, मतलब एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त हो गए तो अब दूसरे जजों की नियुक्ति के लिए प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से साथ कंसल्टेशन करना है और अदर सच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस अदर देन चीफ जस्टिस, तो चीफ जस्टिस के अतिरिक्त जो है बाकी में जो भी उनको कंसल्टेशन दिया जाएगा वो जो है बाध्य है यानी ऑब्लिगेटरी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे। और इसी बात को यहाँ पे किरण रिजिजू जी ने भी कहा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियर अबाउट इट, इट सेड दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट जज व्हिच मींस लॉ मिनिस्ट्री विल अपॉइंट जज इन द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट इन 1993 डिफाइंड कंसल्टेशन एज कंकरेंस, इन नो अदर फील्ड हैज कंसल्टेशन बीन डिफाइंड एज कंकरेंस बट इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। तो पूरी बात समझने वाली यही है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस आर्टिकल में आप देख रहे हैं कि जो कंसल्टेशन को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कंकरेंस डिफाइन कर दिया। और उन्होंने ये बात बोली कि कहीं भी आप देखिएगा किसी और जो स्फेयर है उसमें कहीं भी कंसल्टेशन को कंकरेंस नहीं माना गया है। अब देखो यहाँ पे वही बात है, कंट्रोवर्सी ओवर कंसल्टेशन। तो ये कंट्रोवर्सी हो गया कि कंसल्टेशन मतलब क्या है, कंसल्टेशन मतलब क्या है, मतलब सिर्फ कंसल्ट कर लेना है, उनकी बात मानना जरूरी नहीं है। एडवाइस को अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एडवाइस किया इसकी नियुक्ति करने है तो क्या उस एडवाइस को प्रेसिडेंट मानेगा? प्रेसिडेंट देखो, प्रेसिडेंट यहाँ प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट क्या है, वो जो है हमारा नॉमिनल एक्सिक्यूटिव है, यानी वो एक्सिक्यूटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सबको पता है कि आर्टिकल 74 और 75 में जो 74 में कहा गया कि जो है प्रेसिडेंट जो एडवाइस किससे चलेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो सिंपल सी बात है कि अगर प्रेसिडेंट को कंसल्ट किया जा रहा है इसका मतलब जो है यहाँ पे एक्सिक्यूटिव को कंसल्ट किया जा रहा है इनडायरेक्टली। ठीक है, और एक्सिक्यूटिव की बात को माना जाना चाहिए, ऐसा जो है किरण रिजिजू जी कह रहे थे, क्योंकि वहाँ पे कंसल्टेशन था। तो इस बात की बात हो गया कि जो एडवाइस दी जाएगी प्रेसिडेंट को वो एडवाइस प्रेसिडेंट पे ऑब्लिगेटरी है कि नहीं है। तो देखो यहाँ फर्स्ट केस हुआ, इसमें जो है कोर्ट ने बोला कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस एंड इट ओनली इंप्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यू। तो आप सोच सकते हैं 1982 में कौन जज थे, वाई चंद्रचूड़, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, सिंपल जो है कंसल्टेशन जो है सिर्फ कंसल्टेशन है, कंकरेंस नहीं है, ओनली इंप्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यू। जरूर मतलब एक्सिक्यूटिव मना कर सकती है। और वैसे भी उसमें इंदिरा गांधी की काफी पावरफुल थी तो शायद इसका भी इंपैक्ट रहा होगा किस तरह के डिसीजन आए। लेकिन जो सेकंड जज केस देखिए आप 1993, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इन्होंने रिवर्स कर दिया कोर्ट ने, और कोर्ट ने कहा नहीं चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड कंसल्टेशन टू कंकरेंस, यहाँ पे कंसल्टेशन से कंकरेंस कर दिया। अब देखो 1993 में क्या था, देखो 1982 में क्या था, 1980 से लेकर 1985 के बीच में कांग्रेस की गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। 1984 में उनकी मतलब एसेसिनेट कर दी थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस की स्ट्रांग गवर्नमेंट सेंटर में थी। तो निश्चित रूप से वो जो है प्रेसाइजिंग कहीं ना कहीं कर रही थी सुप्रीम कोर्ट को कि इस तरह के डिसीजन ना दे। तो वो डिसीजन वो गवर्नमेंट फेवर में दिया कि यहाँ पे कंसल्टेशन मींस ओनली कंसल्टेशन है, यानी कंसल्टेशन को गवर्नमेंट मना मतलब उनकी एडवाइस को मना भी कर सकती है। लेकिन आप 1993 में देखिए इन्होंने बदल दिया, और बदलने के पीछे आप एक बहुत चीज नोटिस कीजिएगा कि 1993 में कांग्रेस की एक बिग गवर्नमेंट थी, यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट थी। और आप नॉर्मली देखिएगा जब भी कोलिशन गवर्नमेंट रहती है तो सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, और ये जो है देखो 1993 जो सेकंड केस इसी को कहा जाता है, यहीं से कोलिशन सिस्टम की शुरुआत होती है। और इसमें कोलिशन सिस्टम को डिफाइन किया गया कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे प्लस दो और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे, जिसको मिला के जो है कोलिशन बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज एंड द सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट द चीफ जस्टिस उनका टेंडर हिज एडवाइस ऑन द मैटर आफ्टर कंसल्टिंग टू अदर हिज सीनियर मोस्ट कोलिजियस। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अपने दो सीनियर मोस्ट जो कोलिजियस उनके साथ कंसल्टेशन करेंगे। तो ये कोलिजन सिस्टम 1982 1990 सॉरी 1993 सेकंड जज केस से आया। फिर देखो थर्ड जज केस में जो 1998 में, तो 1998 में भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो वहाँ पे थी वो कोलिशन में थी, वो काफी ज्यादा कमजोर थी। तो देखो आप फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एग्रेसिव हुआ और इसने जो है फर्दर जो है अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड लगाने का ट्राई किया, अपने आप को स्ट्रेंथन करने का ट्राई किया। और यहाँ पे जो कोलिजन को एक्सपेंड कर दिया गया, कोर्ट ओपाइंड दैट कंसल्टेशन प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वायर कंसल्टेशन ऑफ प्लूरलिटी जजेस। द सोल ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट कंस्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस। देखो यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी है कि जब कोलेजियम सिस्टम आया 1992 1993 में, तो उस समय सिर्फ ये बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने दो कॉलेजियस के साथ जो है सलाह कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो ओपिनियन देंगे प्रेसिडेंट को वो बाइंडिंग होगा। लेकिन 1998 में एक बहुत ही अच्छी फिनोमेना कह सकते हैं, थोड़ा सा डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ा, जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया कि चार जज सीनियर मोस्ट प्लस एक चीज इंडिया 5 है। 5 में बोला गया कि अब देखो ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि नहीं हमने 4 से कंसल्ट किया और ये इनको नियुक्ति देनी है और उन्होंने प्रेसिडेंट को बोल दिया और प्रेसिडेंट बोला ठीक है। यहाँ पे बात ये कही जा रही है, अब बात ये हो गई कि अब जो है जो मेजोरिटी यानी प्लूरलिटी जजेस जो कंसल्टेशन होगा प्लूरलिटी ऑफ जजेस होगा, यानी कि अगर पांच जज हैं उसमें से अगर 3 ने मना कर दिया कि इसका अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो उसका अपॉइंटमेंट मतलब वो चीज वो एडवाइस जो है फिर प्रेसिडेंट को नहीं दी जा सकती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा। तो ये बड़ी अच्छी चीज हुई। द सोल ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट कंस्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो डिस्क्रिशनरी पावर थी वो कर्टेल कर ली गई। ही शुड कंसल्ट ए कोलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इवन इफ 2 जज गिव एन एडवर्स ओपिनियन। मतलब मैं तो यहाँ कर 3 का, यहाँ पे तो वगैरह 2 का ही, मतलब 2 अगर भी एडवर्स ओपिनियन, ही शुड नॉट सेंड रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। द कोर्ट हेल्ड दैट मतलब 5 में 2 भी अगर बोल देते कि नहीं इसका नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। The court held the recommendation made by Chief Justice of India without complying with the norms and requirement of consultation process are not binding on government। ठीक है, अगर जो नॉर्म है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कोलिजियम सिस्टम में जो प्रोसीजर बनाया गया
सुप्रीम कोर्ट द्वारा, अगर उसको जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं फॉलो करते हैं तो उनके द्वारा जो भी एडवाइस टेंडर की जाएगी प्रेसिडेंट को वो गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होगी। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014 जिसको मोदी जी लाए थे, जिसका नाम दिया गया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट ऑफ 2014, और इसने जो रिप्लेस कर दिया था कोलिजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग जजेस टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विद ए न्यू बॉडी कॉल्ड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो एनजैक सबको पता है कि एनजैक जो है ये लाया गया था और ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसको नल एंड वाइड बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। तो यहाँ लिखा हाउएवर इन 2015 द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड बोथ 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज वेल नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाइड, कंसिक्वेंटली अर्लियर कोलिजियम सिस्टम बिकम ऑपरेटिव अगेन। ठीक है, तो 2015 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट था इसको नल एंड वाइड कर दिया और फिर से जो है आपका कोलिजियम सिस्टम काम करने लगा। दिस वर्डिक्ट वाज डेवलप्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन फोर्थ जज केस, और इसको आप 2015 वाला जो केस ये फोर्थ जज केस को बोला गया। द कोर्ट ओपाइंड दैट न्यू सिस्टम कुड अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कोलिजियम सिस्टम है ये मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है इस तरह का सिस्टम, इस तरह का सिस्टम पूरे वर्ल्ड में, कोलिजियम सिस्टम पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया का एक यूनिक सिस्टम आप सोच सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि जब उन्होंने इसको नल एंड वाइड कहा तो बोला कि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी जो है वो बाधित होगी, अफेक्ट होगी। आप सबको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट उसमें इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी भी बेसिक स्ट्रक्चर में आती है, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया था कि क्या इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी जो है बेसिक स्ट्रक्चर में आती है, तो ऑप्शन में था वो और वही सही था, क्योंकि दो चीजें इंडिया में है जुडिशरी को लेकर, एक इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ जुडिशरी। इंटीग्रेशन मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दे दिया तो नीचे से लेकर ऊपर तक सब सारे मतलब क्या है। अब इसके आगे जो हम बात करते हैं कि इसके आगे क्या है, तो देखो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस फ्रॉम 1950 से 1973, देखो अगले 23 साल यानी जब तक गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग थी। ठीक है, आप देखोगे 1973 तक काफी अच्छी गवर्नमेंट हालत में थी। तो अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहाँ देखो सीनियर मोस्ट जो जज से मतलब है कि जो ज्यादा मतलब जिसका ज्यादा रिकॉर्ड हो सर्विस का, ऐसा नहीं कि आपकी एज ज्यादा हो, इससे नहीं मतलब है। This established convention was violated in 1973 when A. N. Ray was appointed as Chief Justice of India by superseding 3 senior judges। तो मैंने बोला ना वो जो जब A. N. Ray का केस था और उसी समय जो है A. N. Ray को अपॉइंट कर दिया गया और इनको जो तीन जो सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करके इंदिरा गांधी जी ने जो है इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। अगेन इन 1997 एम यू बेग जो है इनको फिर जो है इनको सुपरसीड करके बनाया गया इंदिरा गांधी जी द्वारा। तो ये चीजें हैं। और द डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट वाज curtailed by Supreme Court in the second judge case 1993 in which the Supreme Court ruled that senior most judge of Supreme Court should alone be appointed to office of Chief Justice of India। तो यहाँ पे बोला गया कि जो गवर्नमेंट की जो जजों को नियुक्त करने की पावर थी वो कर्टेल की कर ली गई। जो सेकंड जज केस है इन विच द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शुड अलोन बी अपॉइंटेड टू ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसमें एक जो कन्वेंशन तय हो गया कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का उसको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर दिया जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि ये जो है रिकमेंडेशन गया था लॉ मिनिस्ट्री को, जो हमारे अभी 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, तो उनके द्वारा भेजा गया था और अभी जो डिवीजन ने उनको अपॉइंटमेंट दे दिया प्रेसिडेंट द्वारा। तो जो सबसे अभी जो सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए यानी जो सबसे ज़्यादा टर्म जो सर्व कर चुके हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो है हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ जी, और इनको जो है अपॉइंटमेंट नंबर मिल जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।